नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, फीचर्स ऑफ डेटा एंड डाटा प्रोसेसिंग। ये जो हमारी हेडिंग है, ये कुछ डेटा की उन फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे जो हमने अभी पीछे वाले सेशंस में जिसको हम फॉलो अप करते आ रहे हैं। यूजेबिलिटी ऑफ डेटा। यूजेबिलिटी ऑफ डेटा के बारे में बात करें तो यहां पर पहले आता है कि हमारा जो डेटा है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए, जिसके बारे में हम बात करें कि हमारा डेटा स्टोर कैसे हो रहा है। जैसे सामने आप एग्जांपल में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर एक टेबल बनी है और उस टेबल पे सारा डेटा रो और कॉलम में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। इसे हम एक यूजेबिलिटी ऑफ डेटा का गुड स्ट्रक्चर कहेंगे। जबकि राइट हैंड साइड पर वही डेटा का एक और फॉर्मेशन है जो एक पैराग्राफ या टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट में है, तो ये एक पुअर स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ जाएगा। Data is stored in a sheet with the details of each individual stored according to a set of rules। जैसे आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं या किसी भी तरीके से डेटा एक प्रॉपर मैनर में आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो यूजेबिलिटी में सबसे पहली बात आती है स्ट्रक्चर की, कि हमारे डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आते हैं क्लीनलीनेस। क्लीन डेटा इज फ्री फ्रॉम डुप्लीकेट, मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स। किसी भी तरीके की कोई कमी अगर डेटा के अंदर है तो फिर वो डेटा क्लीन नहीं है, तो हमें उसको क्लीन करने की जरूरत है। तो यूजेबिलिटी में सबसे पहली बात आती है कि डेटा प्रॉपर फॉर्मेशन में हो, स्ट्रक्चर में हो, फिर वो डेटा क्लियर हो, उसमें कोई भी एम्बिग्विटी ना रह जाए, डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाए, तो ये हमारा डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस हो जाता है। यूजेबिलिटी ऑफ डेटा में तीसरा फैक्टर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इंडिकेट्स हाउ वेल द डेटा मैचेस रियल वर्ल्ड वैल्यूज, एंश्योरिंग रिलायबिलिटी। एक्यूरेट डेटा क्लोजली रिफ्लेक्ट एक्चुअल वैल्यूज। कहने का मतलब है कि जो डेटा है, जो रियल वैल्यू हम देख रहे हैं, वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए 3.56 ग्रीन एक एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन वो जहां से ली गई है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो हैं उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये एक एक्यूरेसी का लेवल नहीं है। जबकि राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, 3.56 एक्यूरेट रियल वैल्यू है जो कि ऑब्जर्व की गई है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज में, जिसमें 3.56 एक्सेसिबिलिटी रखता है और वो वहां पर अपनी प्रेजेंस भी रखता है। तो ये हमें देखना होगा कि जो हम डेटा ले रहे हैं, क्या वो स्ट्रक्चर्ड है, क्या वो क्लीन है, क्या वो एक्यूरेट है। तीन बातें, तीन फैक्टर हैं यूजेबिलिटी ऑफ डेटा के अंदर। फिर यहां पर एक एप्लीकेशन का नाम आया है कैगल का दोबारा से। तो कैगल हमें यूजेबिलिटी स्कोर प्रोवाइड कराता है। कैगल असाइंस अ यूजेबिलिटी स्कोर टू द डेटा सेट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट बेस्ड ऑन स्कोर्स गिवन बाय द यूजर्स ऑफ दैट डेटा। तो यहां पर कुछ हमने पॉइंट्स भी लिखे हैं कि अगर 50% से कम आ रहा है तो वो पुअर क्वालिटी का डेटा है, 50 to 75% आ रहा है तो मीडियम है। अब ये डेटा की जो परसेंटेज है यूजेबिलिटी, ये कौन निकाल रहा है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर हैं। तो डेटा की क्वालिटी और उसकी क्लीननेस को जज किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन और डिस्क्रिप्शन को देखा जाता है, ईज ऑफ यूज कितना है, रिलेवेंस कितना है उसका उस कंटेंट के हिसाब से, यूजर्स ने उस डेटा को लेकर के क्या रिव्यूज दिए हैं, ये सब बातें तय करती हैं कि एक यूजेबिलिटी स्कोर जो है कैगल ने कैसे प्रोवाइड कराया। फायदा क्या है इसका, तो क्विकली आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका रिलायबल डेटा, एनकरेज करता है डेटा ऑनर्स को कि भाई वो अपने डेटा की क्वालिटी को इंप्रूव करें, और कैगल के थ्रू हम अपने ओवरऑल एक्सपीरियंसेस को, जो कि यूजर का एक्सपीरियंस है डेटा के साथ में, वो बहुत बेटर हो जाता है। फीचर्स ऑफ डेटा में दो और मेन पॉइंट आते हैं, जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर। जब भी हम डेटा इनपुट करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आ जाता है, और फिर उसके बेस्ड पर जो रिजल्ट हमें मिलता है वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे यहां पर भी एक एग्जांपल लिखा है कि इन अ टेबल ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स फीचर्स कुड इंक्लूड थिंग्स लाइक द स्टूडेंट नेम, एज और ग्रेड। इन अ फोटो डेटा सेट फीचर्स माइट बी द कलर्स प्रेजेंट इन ईच इमेज। These features help us understand and analyze the data। तो जो डेटा इनपुट में दिया जा रहा है वो सब आपका इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में काउंट हो जाता है। यहां पर ये जो डायग्राम है बहुत अच्छे से हमें समझाता है कि मान लीजिए जो आप इनपुट दे रहे हैं वो आपका इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आता है। आर द इनपुट टू द मॉडल, दे आर द इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड टू मेक प्रेडिक्शन। क्या होगा अगर मशीन को जज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, वो इंडिपेंडेंट डेटा की कैटेगरी में है। और डिपेंडेंट फीचर्स ऑन द अदर हैंड आर द आउटपुट और रिजल्ट्स ऑफ द मॉडल, कि हम क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो हमारा
आउटपुट की कैटेगरी में आ जाता है, डिपेंडेंट की फीचर्स में आ जाता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर एक एग्जांपल में राइट साइड पर आप देख रहे हैं, जो भी रेड सर्कल्ड है, यानी कि यहाँ पर एज दी है, एजुकेशन दी है, इनकम दी है, मैरिटल स्टेटस दिया है, तो ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट डेटा। ये डेटा डाला गया, ये रो डेटा लाया गया, लेकिन इसके आधार पर फिर हमने देखा कि क्या उसने कुछ परचेज किया, 1010, तो ये डेटा डिपेंडेंट है, ये फ्यूचरिस्टिक डेटा है जो प्रिडिक्शन कर रहा है आपके इस डेटा को जज करके। तो जो प्रिडिक्शन आ रही है वो डिपेंडेंट है, और जिसको इनपुट में दिया जा रहा है वो इंडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। देखिए, दोनों ही शब्द बड़े मिलते जुलते शब्द हैं, प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन, लेकिन दोनों का ही अपना एक बढ़िया डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि भाई निकी के पास में 7 कैंडी हैं, रुचि के पास में 4 कैंडी है, तो बताइए दोनों के पास में टोटल कितनी कैंडी है। तो अब ये अगर कैलकुलेशन करनी है तो आपको डाटा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की, तो ऑपरेटिंग ऑन डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो एग्जिस्ट डेटा है उसमें कुछ काम करके कुछ हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना है, तो ये डेटा प्रोसेसिंग का काम है। जबकि डाटा इंटरप्रिटेशन क्या करती है, उसी डेटा को एनालाइज करती है और कुछ मीनिंगफुल डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करती है। देखिए, प्रोसेसिंग का टास्क है उसमें से कुछ निकाल करके दे देना, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना करके देना, कुछ रिजल्ट्स निकालना। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है वो हमें डिसीजन लेने में हमारी हेल्प कर रही है। डाटा प्रोसेसिंग हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड रॉ डेटा. Use of computers to perform different operations on data is included under data processing. तो ये सब डाटा प्रोसेसिंग का पार्ट है। बट डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो मेकिंग सेंस आउट ऑफ डेटा, कि डेटा से क्या डिसीजन लिया जा सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हेल्प्स टू आंसर क्रिटिकल क्वेश्चंस यूजिंग डेटा, यानी एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक अगर कैलकुलेशन भी करनी हो तो वो इंटरप्रिटेशन से और आसानी से की जा सकती है। जब हम डेटा के बारे में बात करते हैं तो कुछ कीवर्ड्स हमारे सामने आते हैं कि हम सबसे पहले डेटा को एक्वायर करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उस डेटा को प्रोसेस करते हैं ताकि कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल सकें। देन हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि वो हमें कैसे कंक्लूजन, एक रिजल्ट्स निकाल करके दे, जिस रिजल्ट के बेस पर हम डेटा को इंटरप्रेट कर पाएं और कुछ डिसीजन मेकिंग बना पाएं कि हमने कुछ ऐसी फाइंडिंग्स की है डेटा के आधार पर, कुछ रिसर्च की है। फिर लास्ट में आता है डेटा का प्रेजेंटेशन, कि अब आपने सब कुछ तैयार कर लिया है, डेटा ने अपने फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस भी दे दिए हैं, अब ये डेटा मेरा प्रेजेंस होने के लिए तैयार है। ये डेटा क्या प्रेजेंटेशन के थ्रू हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो टाइप के डेटा हैं जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिक की कैटेगरी में रखते हैं, क्वालिटेटिव को हम टेक्सचुअल की कैटेगरी में रखते हैं। जब हम क्वालिटेटिव डेटा को इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे क्वालिटेटिव डेटा टेल्स अस अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ पीपल। क्वालिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन इज फोकस्ड ऑन इनसाइट्स एंड मोटिवेशंस ऑफ पीपल। यहां पर एक पिज्जा का एग्जांपल दिया कि भाई बच्चे पिज्जा खा रहे हैं तो कह रहे हैं कि पिज्जा टॉपिंग्स हियर आर सो टेस्टी, वेज फार्म हाउस पिज्जा इज द बेस्ट वन। तो ये रिव्यूज जो है कस्टमर ने दिया एक क्वालिटेटिव डेटा के तौर पर। तो जो रिव्यूज लिखते हैं, समरीज लिखते हैं, तो ये सब क्या है, क्वालिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन की तरीके से हेल्प करता है। और ये उस शॉप ओनर को बताता है कि भाई तुम्हारा जो वेज फार्म हाउस पिज्जा है वो बहुत पॉपुलर है और इस पे आप देखा जाए तो लोग पिज्जा की टॉपिंग्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अब आप देखिए ये जो डिसीजन मेकिंग है ये उस डेटा से सेंस बनकर आया। तो इंटरप्रिटेशन ये है। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो हम ये बता सकते हैं कि कितने लोगों ने पिज्जा ऑर्डर किया, ये प्रोसेसिंग का पार्ट हो सकता है। कितने लोगों ने आज पिज्जा के बारे में गुड रिव्यूज लिखे, ये हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात क्या निकल करके आई कि हमारा वेज फार्म हाउस पिज्जा जो है वो सबसे पॉपुलर है, टॉपिंग को सबसे ज्यादा टेस्ट किया जा रहा है, अच्छा माना जा रहा है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग हो गई। तो इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग में माइनर सा डिफरेंस है कि जो आपके फ्यूचरिस्टिक डिसीजन यानी आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कितना हेल्पफुल है। डाटा कलेक्शन के मेथड क्या है क्वालिटेटिव डेटा में? हम रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, फोकस ग्रुप्स पर देख सकते हैं कि लोग कैसे डिस्कशन कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सोशल मीडिया पे उसको डाल दिया जाता है, कई यूजर्स उसके बारे में रिव्यूज डाल रहे होते हैं, फिर वहां पर बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, तो उसके आधार पर तय होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हो सकती है कि आपने 1 महीने प्रोडक्ट यूज किया, उसके बाद उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। 1-to-1 सिंगल इंटरव्यूज हो सकते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा को इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जिनमें से कुछ तरीके यहां हमने मेंशन किए हैं। एक एक्टिविटी आपके लिए है
कि आपको ट्रेंड को एनालिसिस करना है। एक वेबसाइट है trends.google.com, जिसे सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या हम कह सकते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति जो कंटेंट जनरेट करना चाहता है तो वो यहाँ पर जाता है और वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। अभी हमारे लिए भी एक टास्क दिया है कि आपको क्या करना है कि भाई 2024 में क्या ट्रेंड चल रहा है। कोई 5 स्पोर्ट्स के नाम आपको ट्रेंडिंग लिस्ट में डालने हैं और कोई 5 ट्रेंडिंग मूवीज डालनी है। तो ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करके बनानी है। और आप अगर ये कर रहे हैं एक्टिविटी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने गूगल का जो ये ट्रेंड वाला वेबसाइट है इसको आपने ऑब्जर्व करके कैसे एक्सप्लोर किया। क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस करने के 5 स्टेप हैं। नंबर 1, आप डेटा कलेक्ट करते हैं। नंबर 2, डेटा को स्ट्रक्चर यानी कि यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। देन आप एक कोड बनाते हैं कि डेटा जो कलेक्टेड हो गया है कि वो किस मीडियम से आपने कलेक्ट किया, और एनालाइज करते हैं। और देन लास्ट टास्क आता है आपका रिपोर्टिंग। इसमें एनवीओ, एटलस, मैक्स ओडीए और अगर कुछ भी नहीं है तो एक्सेल हमारे पास में एक बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस पर हम अपने डेटा को, क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में बात करें तो ये न्यूमेरिकल डेटा है। इसमें व्हेन, हाउ मेनी, हाउ ऑफन ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमें जनरली देखने के लिए मिलते हैं। जैसे बच्चे का ग्रेड क्या है, हमने कितनी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं या कितने विजिटर इस वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं, बच्चे की जो क्लास में हाइट है उसका क्या स्कोर चल रहा है, एक एवरेज हाइट क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट के फर्नीचर के लिए अगर पूरी क्लास के लिए हमें बनाना है। तो ऐसे कुछ आंसर्स देने के लिए हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके लिए क्या डाटा कलेक्शन टेक्निक है, तो कुछ कॉमन टेक्निक्स जो क्वालिटेटिव में थी वही यहाँ हम देख सकते हैं। इंटरव्यू कर सकते हैं, पॉल कर सकते हैं कि भाई लोगों के क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, सर्वेज हैं। तो ऐसे और इनके अलावा भी कुछ और मीडियम हो सकते हैं जिनसे आप क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं इंटरप्रेट करने के लिए। यहाँ पर भी क्या तरीका है कि डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं आप क्वांटिटेटिव के लिए, रिलेट करते हैं, मेजरमेंट स्केल्स देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं कि भाई आप कौन कौन से फॉर्मूले लगाएंगे कि आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सके। फिर आप उसको मेजर करते हैं और डेटा को एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप एक प्रॉपर डिफरेंस देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा का इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस क्या है। अभी हमने पहले पढ़ा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा में डिफरेंस क्या होता है, टेक्सचुअल और न्यूमेरिक में डिफरेंस क्या होता है। यहां बात हो रही है डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों ही प्रकार में कैसे होता है। क्वालिटेटिव में कैटेगरिकल होता है, क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल होता है। क्वालिटेटिव में आप फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बात करते हैं, जबकि आप यहां पर सीधे क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। हाउ और वाई जैसे क्वेश्चन के आंसर क्वालिटेटिव में मिलते हैं। व्हेन, हाउ मेनी और हाउ ऑफन ऐसे क्वेश्चन के आंसर क्वांटिटेटिव में मिलते हैं। इनके मेथड इंटरव्यू, फोकस ग्रुप हो सकते हैं। इसको अगर अलग करें क्वांटिटेटिव को तो असेसमेंट, टेस्ट, पोल, सर्वे ये हो सकते हैं। एग्जाम्पल दिया जैसे व्हाई डू स्टूडेंट्स लाइक अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, भाई बच्चे क्यों अटेंड करें। लेकिन अगर हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, ये क्वांटिटेटिव हो जाता है क्योंकि इसमें नंबर्स की बात हो जाती है। तो दोनों की डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या डिफरेंस है, एक अच्छी सी ये डिफरेंस वाली लिस्ट यहां पर दी हुई है। ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस के लिए भी हो सकती है। डेटा इंटरप्रिटेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास में एक लास्ट में हर बार हम एक बात कह रहे हैं कि डेटा को रिप्रेजेंट करना। तो डेटा को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टेक्सचुअल, टैबुलर और ग्राफिकल। टेक्सचुअल डीआई के बारे में बात करें तो जब हमारे पास में शॉर्ट डेटा होता है तो वहां पर ये इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी होती है। जैसे आप देखिए रेड कलर के बॉक्स में एक पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ से एक समरी बना दी कि मोर देन 60% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन ओलंपियाड। और ये डेटा कहां से बना, ये इस रेड कलर के बॉक्सेस से बना। तो जब छोटा डेटा होता है तो यहां पर टेक्सचुअल डीआई करके हम एक ऐसा क्वालिटेटिव आउटकम निकाल लेते हैं, इंटरप्रीट कर लेते हैं डेटा को। तो ये बेनिफिट है टेक्सचुअल डीआई के थ्रू। ग्राफिकल से पहले टैबुलर डीआई आ जाता है जिसमें हम डेटा को सिस्टमेटिकली फॉर्म में रखते हैं, रोज और कॉलम की फॉर्मेशन में दिखा लेते हैं। और उससे भी बेटर फिर एक प्रेजेंटेशन आती है ग्राफिकल कि भाई अगर डेटा हमें दिखाना है बहुत अच्छे से तो उसके लिए ग्राफिक्स बहुत बढ़िया होने चाहिए। उसमें आप कई तरीके के चार्ट, ग्राफ्स यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए पाई चार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पाई चार्ट में कितने अच्छे तरीके से देखिए परसेंटेज की फॉर्म में या आप किसी और फॉर्म के अंदर अपने कंटेंट को दिखा सकते हैं। परफेक्ट स्कोर 50 है तो उसके लिए
ब्लू कलर का आइकन दे दिया है, फिर अलग अलग रंगों से आप इसको दिखा सकते हैं। तो देखने में जो यूजर की विजिबिलिटी है, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, वहां पर ये बहुत अच्छा लगता है। पाई चार्ट के अलावा आप यहाँ पे जो है लाइन ग्राफ चार्ट यूज कर सकते हैं। लाइन ग्राफ के साथ साथ में अब कुछ एक्टिविटी आती हैं कि जैसे एक एक्टिविटी हमारे लिए भी यहां पर दे दी कि भाई ये लिस्ट आपके पास में है, जहां पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस और बायोलॉजी के बच्चों के आपके पास में स्कोर भी दे दिए हैं। चलिए अब इनके आधार पर आपको एक ग्राफ चार्ट बनाना है। बार ग्राफ बनाइए, पाई चार्ट बनाइए और लाइन चार्ट बनाइए। देखिए साथ के साथ एक्टिविटी करेंगे तो आपको साथ के साथ सीखने के लिए मिलेगा कि डाटा की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। अब हम समझते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहला बेनिफिट है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल याद करिए कि भाई एवरेज हाइट क्या है स्टूडेंट की, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमें चेयर या टेबल का साइज क्या रखना है। तो हम एक कॉमन बच्चे की हाइट को लेकर के अगर चलेंगे, एक एवरेज निकाल लेंगे, तो हमें एक अच्छा डिसीजन मिल जाएगा कि हमारे अपने स्कूल का फर्नीचर कैसा होना चाहिए। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होती है डेटा इंटरप्रिटेशन की हेल्प से। दूसरा बेनिफिट है कॉस्ट घट जाती है। मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल है, तो कौन सी डिशेज और कौन से मेन्यू ऐसे हैं जो कम पसंद किए जा रहे हैं, जिन्हें लोग ऑर्डर ही नहीं करना चाहते, तो उन्हें अपने मेन्यू से हटाया जा सकता है, तो कॉस्ट घटाई जा सकती है। तो ये कस्टमर के रिव्यूज आते हैं, तो ये भी क्या है, एक डेटा को इंटरप्रेट करने के आधार पर ही रिजल्ट निकला है। तीसरा आता है आइडेंटिफाइंग नीड्स, कि रेस्टोरेंट को और क्या जरूरत है। तो हमें पता चला कि भाई वेज फार्म हाउस पिज्जा हमारा पॉपुलर है और ये 8 से 10 साल के बच्चों में पॉपुलर है। तो इसके लिए हमें क्या मिला, एक डिसीजन मिल गया कि हमें डिमांड किसकी आ रही है। तो रिड्यूस कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग नीड्स और बात करें इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये तीनों बेनिफिट हमें किससे मिलते हैं, डाटा की इंटरप्रिटेशन करने से मिलते हैं। डाटा की इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस तक आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लगा हो जो समझ में नहीं आया है, तो प्लीज आप हमें बताइए, हम आपकी उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे।